वेलकम टू दियास क्लास में आपका स्वागत। आज की क्लास के अंतर्गत एनसीईआरटी क्लास 12th ज्योग्राफी अध्याय 1 का पाठ दूसरा होगा। पाठ दूसरे का अंतर्गत आज हम फिर से शुरू करते हैं ज्योग्राफी को। इसमें आपको जनसंख्या घनत्व का ये वाला पॉइंट हम एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा जनसंख्या घनत्व को। तो यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश में, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कम से कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक है। तो आपको अरुणाचल प्रदेश में आपको कम से कम आपको 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और आपको दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आपको 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक का है। उत्तरी भारत के राज्य जैसे कि आपको बिहार हो गया, बिहार में आपको 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो बिहार ऐसे भी समझ सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है, वो कम से कम आपको 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपको कम से कम दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपको 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दिल्ली का जनसंख्या घनत्व आपको 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। उत्तरी भारत का राज्य जैसे कि बिहार का जनसंख्या आपको 11 है। जबकि पश्चिम बंगाल का जनसंख्या 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व आपको 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये देखिए उत्तरी भारत के राज्य बिहार आपको 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, उत्तर प्रदेश 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व उच्चतर है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में केरल में 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और तमिलनाडु में 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में उच्चतर घनत्व पाया जाता है। हम ये कह सकते हैं केरल का जो जनसंख्या घनत्व वो आपको 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और आपको तमिलनाडु का जनसंख्या घनत्व आपको 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा में मध्यम घनत्व पाया जाता है। आप देखिए मध्यम घनत्व किसमें पाया? असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा में मध्यम घनत्व पाया जाता है। हिमालय प्रदेश के पर्वतीय राज्यों और असम को छोड़कर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अपेक्षाकृत निम्न घनत्व है। तो हिमालय प्रदेश के जो पर्वतीय राज्य हैं, हिमालय प्रदेश के जो पर्वतीय राज्यों और असम को छोड़कर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अपेक्षाकृत निम्न घनत्व है। यानी कि हिमालय प्रदेश के जो पर्वतीय राज्य और असम में आपको उच्च घनत्व पाया जाता है, जबकि इन दोनों राज्यों को छोड़ हिमालय प्रदेश के पर्वतीय राज्यों को और असम को छोड़ दिया जाए तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य होते हैं, उनमें आपको अपेक्षाकृत आपको निम्न घनत्व, उसका घनत्व थोड़ा सा कम है। जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें जनसंख्या उच्च घनत्व पाए जाते हैं। जनसंख्या का घनत्व जो आपका वो एक अशोधित माप है। कुल कृषित भूमि पर जनसंख्या के दबाव के संदर्भ में मानव भूमि अनुपात के बेहतर परिज्ञान के कायिक और कृषि घनत्वों को ज्ञात किया जाता है। तो जनसंख्या घनत्व जो आपको वो एक जनसंख्या का जो घनत्व है वो एक अशोधित माप है। कुल कृषित भूमि पर जनसंख्या के दबाव के संदर्भ में मानव भूमि अनुपात के बेहतर परिज्ञान के कायिक और कृषि घनत्वों को ज्ञात करना चाहिए, जो भारत जैसे विशाल कृषि जनसंख्या वाले देश के लिए सार्थक है। तो अब यहाँ देखिए कायिक घनत्व का फॉर्मूला यहाँ बताया गया है। कायिक घनत्व का फॉर्मूला होता है कुल जनसंख्या बटा निव्वल कृषि क्षेत्र। कुल जनसंख्या बटा निव्वल कृषि क्षेत्र जो होता है वह कायिक घनत्व का फॉर्मूला होता है। उसका आपको दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर कृषि घनत्व। यहाँ देखिए कृषि घनत्व का फॉर्मूला आपको होता है कुल कृषि जनसंख्या बटा निव्वल कृषि क्षेत्र। कुल कृषि जनसंख्या बटा निव्वल कृषि क्षेत्र जो आपको तो कृषि घनत्व का फॉर्मूला आता है। तो कृषि घनत्व का फॉर्मूला आपको होता है कुल कृषि जनसंख्या बटा निव्वल कृषि क्षेत्र आपको होता है। जबकि कायिक घनत्व का फॉर्मूला आपको होता है कि कुल जनसंख्या बटा निव्वल कृषि क्षेत्र आपको होता है। कृषि जनसंख्या के अंतर्गत कृषि जनसंख्या में कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो फिर आपको यहाँ से आगे देखते हैं। देखिए आपको आगे यहाँ पर आपको है जनसंख्या की वृद्धि को आपको देखते हैं। अगला टॉपिक आपको यहाँ पर सामने में है जनसंख्या वृद्धि, आपको है इसको देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत आपको देखिए जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन करते हैं। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन करती है। इसकी दर को प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि की जो दर होती है उसको प्रतिशत में दर्शाया जाता है।
जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक होते हैं जिनके नाम प्राकृतिक और आपको होता है अभिप्रेत, और अभिप्रेत इंड्यूस्ड आपको होता है। तो अभी देखिए, चूँकि हम ये समझते हैं जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा पूछे नहीं जाते, फिर आपको याद रखना ज़रूरी होता है समझने के लिए। तो जनसंख्या वृद्धि 2 समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या की वृद्धि या जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या की वृद्धि किसे कहते हैं? जब 2 समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या की वृद्धि कहते हैं। इसकी दर, जनसंख्या वृद्धि की जो दर होती है उसको प्रतिशत में दर्शाया जाता है। जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक होते हैं। जनसंख्या वृद्धि कितने घटक होते हैं? जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक होते हैं। जनसंख्या वृद्धि का आपको 2 घटक होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक, पहला आपको यहाँ पर दिखाया गया है प्राकृतिक। पहला जो आपको होता है वो होता है प्राकृतिक, और दूसरा जो आपको होता है वो होता है अभिप्रेरित, मतलब इंड्यूस्ड। दूसरा आपके यहाँ पर अभिप्रेत मतलब इंड्यूस है। जबकि प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण अशोधित जन्म और मृत्यु दरों से निर्धारित किया जाता है। प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण जो आपको तो अशोधित जन्म और मृत्यु दरों से निर्धारित किया जाता है। अभिप्रेत घटकों को किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचरण की प्रबलता द्वारा स्पष्ट किया जाता है। तो अभिप्रेत घटकों को किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचरण की प्रबलता द्वारा स्पष्ट किया जाता है। फिर भी इस अध्याय में हम भारत की जनसंख्या की और प्राकृतिक वृद्धि का, इस अध्याय के अंतर्गत हम सिर्फ भारत की जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि है उनके बारे में ही पढ़ेंगे। भारत की जनसंख्या के दोनों दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर बहुत ऊँची है। भारत की जनसंख्या के दोनों दशकीय और वार्षिक, देखिए दशकीय वृद्धि दर भी भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, और आपको वार्षिक वृद्धि दर भी भारत की जनसंख्या का बहुत ऊँची है, और समय के साथ नित्य बढ़ रहे हैं। भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर, देखिए भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64%। ये डाटा काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमें यहाँ पर दो के ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो इस प्रकार आपको है कि भारत की जनसंख्या के दोनों दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर आपको ऊँचे है, हाई है, ऊँचा है। समय के साथ ये नीति ही बढ़ ही रहा है। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 1.64% है। ये डाटा कई बार पूछे भी जा चुके हैं कि भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 1.64% है। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। जनसंख्या के दुगुने होने का समय, देखिए अब इस टॉपिक को आते हैं। जनसंख्या के दुगुने होने का समय, देखिए जनसंख्या के दुगुने होने का समय वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर पर किसी भी जनसंख्या के दुगुने होने में लगने वाला समय है। तो जनसंख्या के दुगुने होने का समय क्या है? देखिए जनसंख्या के दुगुने होने का समय वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर पर किसी भी जनसंख्या के दुगुने होने में लगने वाला समय है। तो जनसंख्या वृद्धि दर आपको जनसंख्या के दुगुना होने का समय क्या होता है? तो जनसंख्या के दुगुना होने का समय वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर पर किसी भी जनसंख्या के दुगुने होने में लगने वाला समय है। यहाँ ये डाटा आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कि विगत एक शताब्दी में भारत की जनसंख्या की जो वृद्धि आपको है वह वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर तथा प्रवास की दर के कारण हुई है। तो मतलब भारत की विगत एक शताब्दी पहले अगर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या में वृद्धि किस कारण से आपको हुई? तो भारत की जनसंख्या में आपको जो वृद्धि हुई है वो वार्षिक जन्म दर और आपको मृत्यु दर तथा प्रवास दर के कारण आपको हुई है। इन सभी मतलब वार्षिक जन्म दर में, मृत्यु दर में और प्रवास की दर में आपको जो है, इन सभी कारणों से भारत की जो आपको जनसंख्या वृद्धि है वो आपको हुई है। यहाँ एक आपको तालिकाएँ दिया गया है। तो इस तालिका देखिए डाटा काफ़ी पुराना प्रतीत होता है, तो इसको देखते हैं यहाँ पर। ये जनगणना का वर्ष है, ये आपको जो यहाँ दिखाया गया है। ये तो 1 मिनट रुकिए थोड़ा-सा। ये आपको जनगणना का वर्ष है, ये आपको कुल जनसंख्या दर्शाया गया है, आपको वृद्धि दर निरपेक्ष संख्या और वृद्धि का प्रतिशत यहाँ दर्शाया गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि 1901 में जो कुल जनसंख्या आपको यहाँ पर दर्शाया गया उतना था, और 2011 में आपको कितना ये आपको है, इसका वृद्धि दर का प्रतिशत आपको कितना है। तो खैर ये उतना डाटा काफ़ी हमको उतना जो देखिए आपको चूँकि दशक के वृद्धि दर का फॉर्मूला आपको होता है जी बराबर आपको होता है जी बराबर P2 - P1 गुना x होता है। तो दशकीय वृद्धि दर को हम जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी बराबर आपको होता है P2 - P1 बटा P1 गुना x आपको होता है। यहाँ P1 का मतलब आपको होता है आधार वर्ष की जनसंख्या। P1 का मतलब होता है आधार वर्ष की जनसंख्या, और P2 का मतलब होता है वर्तमान वर्ष की जनसंख्या। तो आप इसका ये जो स्रोत है ये आपको भारत की जनगणना 2011 के अंतिम स्रोत से लिया गया। ये जो डाटा लिया गया भारत की जनगणना के अंतिम स्रोत से लिया गया है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। आगे आपको यहाँ पे एक मैप दिया गया है।
तो यहाँ पर आपको एक आगे में मैप आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इस मैप को देख लेते हैं, मैप किस चीज़ का है। ये आपको जनसंख्या वृद्धि का एक मैप आपको यहाँ पर शो कर रहा है। देखिए, चूँकि ये आपको चूँकि ये जो आपको ज़रा गाढ़ा जो देख रहे हैं ये वाला, तो ये जो ज़रा गाढ़ा देख रहे हैं ये जो आपको है, ये आपको 25 से अधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत 25% अधिक दर्शाता है। और ये थोड़ा उससे कम गाढ़ा जो आपको 20 से 25% से कम की वृद्धि दर्शाता है। और ये 15 से 20 के बीच में दर्शाता है, 10 से 15, और ये आपको 10 से कम प्रतिशत जो वृद्धि हुई है उसको दर्शाता है। तो अब देखिए, सबसे अधिक घना वाला जो भाग है, ये वाला भाग जो देख रही है, इसमें आपको 25% से अधिक की वृद्धि हुई है। और ये यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका सब मुझे रेड करना ताकि स्पष्ट हो सके। देखिए, ये वाला जो भाग देख रहे हैं इसमें आपको 25% अधिक वृद्धि हुआ, और ये वाला भाग में भी आपको 25% अधिक वृद्धि हुई है। आपको चूँकि ये आपको हुई है, उसके बाद देखिए ये जो भाग आपको देख रहे हैं इसमें आपको 20 से 25% तक की वृद्धि हुई है। जबकि आपको ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक भाग देख रहे हैं, यहाँ से ये सब लेके ये जो भाग यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, इसमें आपको कितना 10 से 15% तक की वृद्धि हुई है। और इसके बाद ये जो आपको देख रहे हैं थोड़ा सा उससे कम बॉल जो ये जो आपको देख रहे हैं यहाँ, ये वाला भाग ये जो आपको है, इसमें आपको 10% से कम की वृद्धि हुई है आपको। चूँकि आपको ये आपको भारत का नक्शा है, तो इसमें आपको देखना ये आपको ये जो लाइन देख रही है आपको कर्क रेखा का लाइन हो गया, ये आपको कर्क रेखा का लाइन हो गया। आप यहाँ देखिए भारत के पड़ोसी आप यहाँ देखिए भारत के कितने पड़ोसी देश ऐसा पूछा भी जाता है। तो भारत के पड़ोसी देशों में देखिए तो आपको नेपाल हो गया, फिर आपको देखिए यहाँ पर चीन हो गया 2 गो, भूटान 3 हो गया, बांग्लादेश आपको 4 हो गया, पाकिस्तान आपको 5 हो गया, पाकिस्तान 5 हो गया। इधर तो आपको जो दक्षिण की तरफ जाएँगे तो हम अरब सागर ही मिलेगा, ये अरब सागर ही आपको हो गया। फिर श्रीलंका में समुद्री पड़ोसी जो आपको यहाँ पर श्रीलंका भी हो गया, मालदीव था। उसको देखिए ये आपको ये बंगाल की खाड़ी भी आपको यहाँ पर हो गया। उसको देखिए यहाँ पर म्यांमार भी पड़ोसी आपको हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सभी आपको भारत के पड़ोसी ये सभी आपको भारत के पड़ोसी देश हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको शो किया गया था। अब हम इसके आगे यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ देखिए प्रावस्था को आप यहाँ पे देखिए प्रावस्था को हम आपको जनसंख्या वृद्धि को यहाँ पे तो इसको देखते हैं प्रावस्था को हम देखिए 1900 प्रावस्था को यहाँ पे देखिए क्या है कि 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रुद्र अथवा स्थिर प्रावस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। यहाँ तक कि 1911 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिससे वृद्धि दर आपको निम्न बनी रही। निम्न स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, देखिए निम्न स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाएं अधिकतर लोगों की निरक्षरता शिक्षा जिसे बोलते हैं, भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताओं का अपर्याप्त वितरण इस अवधि में मोटे तौर पर उच्च जन्म दर और मृत्यु दरों के लिए उत्तरदायी थे। इसमें आप यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है कि 1901 से 1921 देखिए यहाँ पर कई इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पूछिए यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि भारत की जनसंख्या का वह वर्ष बताइए, वह इस सन ईस्वी बताइए जिसमें भारत की जनसंख्या का आपको क्या जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो आपको ऋणात्मक थी। जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी, वो किस वर्ष में थी? तो 1901 से लेकर 1921 के दौरान आपको थी। तो 1901 से लेकर 1921 के दौरान जो थी भारत की जो जनसंख्या की वृद्धि दर जो थी वो आपको वो ऋणात्मक था। इसी को क्या बोलते हैं? जनसंख्या की वृद्धि की भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रुद्र अथवा स्थिर प्रावस्था। तो भारत की जनसंख्या की रुद्र अथवा स्थिर प्रावस्था किस वर्ष को कहा जाता है? तो 1901 से लेकर 1921 ईस्वी तक के वर्ष को कहा जाता है। तो 1901 से 1921 ईस्वी की अवधि को क्या कहते हैं? भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रुद्र अथवा स्थिर प्रावस्था कहते हैं। क्योंकि इस अवधि में जो आपको थी भारत की जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो बहुत ही कम थी। इस 1901 से 1921 ईस्वी के बीच में जो आपको भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो बहुत ही कम थी, बहुत ही निम्न थी। यहाँ तक 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर आपको दर्ज किया गया था। अब यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा कि 1911 से लेकर 1921 ईस्वी के दौरान 1911 से लेकर 1921 ईस्वी के दौरान आपको ऋणात्मक वृद्धि दर आपको दर्ज किया गया था। 1911 से लेकर 1921 ईस्वी तक क्या दर्ज किया गया था? तो ऋणात्मक वृद्धि दर आपको दर्ज किया गया था। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊँचे थे।
जो आपको देखिए जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या थे, ऊँचे थे। मतलब आपको जो भारत की जनसंख्या में जो आपको यहाँ पे देखिए, ये जो आपको यहाँ तक वृद्धि दर दर्ज किया गया था, क्यों? क्योंकि इसमें आपको जन्म दर और मृत्यु दर जो थे, दोनों के दोनों आपको काफ़ी ऊँचे थे, जिससे वृद्धि दर जो थी, वो आपको निम्न बनी रही, कम बनी रही। जैसे जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी, वो आपको निम्न बनी रही। निम्न स्वास्थ्य इसके अंतर्गत देखिए क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊँचे क्यों थे? क्योंकि उस समय आपको 1911 से 1921 के दौरान, 1901 से लेकर 1921 के दौरान जो था, आपको निम्न स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ थी। निम्न स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएँ बहुत ही कम उपलब्ध थी। अधिकतर लोगों की निरक्षरता, अधिकांश जो लोग थे, वो आपको अशिक्षित थे, अज्ञानी थे। भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताओं का अपर्याप्त वितरण। देखिए भोजन और आधारभूत सुविधाएँ जो आपको होती है, भोजन और अन्य आधारभूत सुविधाएँ जो होती है, जो आवश्यकताएँ होती हैं, उनकी आपको अपर्याप्त वितरण थी। इन सभी चीज़ों की उतना आपको व्यवस्था पहुँच नहीं था। इस अवधि में मोटे तौर पर उच्च जन्म और मृत्यु दरों के लिए उत्तरदायी थी। ये जो आपको है अवधि जो था, 1901 से 1921 के बीच में जो अवधि था, आपको ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर का, यहाँ पे इसी 1911 से 1921 के बीच में जो आपको ऋणात्मक वृद्धि दर जनसंख्या की रही, उसके पीछे कारण आपको था उच्च जन्म और मृत्यु दरों के उत्तरदायी था। अब आते हैं प्रावस्था ख। देखिए प्रावस्था ख के अंदर ये कहा गया है कि 1921-1951 के दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ देखिए 1921 से लेकर 1951 के दशकों को, 1921 से 1951 के दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में, जनसंख्या स्थिर वृद्धि की अवधि जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि जो आपको होता है यहाँ पर, वो किस वर्ष का आता है? जनसंख्या देखिए 1921 से 1951 के दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो 1921-1951 के दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। देश भर में स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को नीचे ला दिया। इस समय हुआ कि स्थिर वृद्धि दर हो गया। स्थिर वृद्धि मतलब ना तो कम हुआ, ना तो ज़्यादा हुआ, स्थिर हो गया। अब जो जहाँ पर था वो वहीं पर रह गया। तो जनसंख्या वृद्धि दर जितना प्रतिशत था, उतना ही प्रतिशत लग गया। तो 1921-1951 के दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि दर की अवधि के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या की स्थिर वृद्धि दर की अवधि के रूप में जाना जाता है। देश भर में आपको स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को नीचे ला दिया। देश भर में जो आपको स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार उस व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को नीचे ला दिया। साथ ही साथ बेहतर परिवहन और संचार तंत्र से वितरण प्रणाली सुधार हुआ। साथ ही साथ बेहतर परिवहन और संचार तंत्र से वितरण प्रणाली में सुधार हुआ। तो आपको जो बेहतर परिवहन और संचार तंत्र था, उस वितरण प्रणाली में सुधार हुआ। फलस्वरूप अशोधित जन्म दर ऊँची बनी रही, जिससे पिछली प्रावस्था की तुलना में वृद्धि दर उच्चतर हुई। फलस्वरूप आपको अशोधित जन्म दर ऊँची बनी, जिससे क्या फलस्वरूप क्या हुआ, जिसके परिणामस्वरूप क्या हुआ कि जो जन्म दर थी, वो आपको ऊँची बनी रही, जिससे पिछली प्रावस्था की तुलना में वृद्धि दर उच्चतर हुई। वृद्धि दर आपको उच्चतर हुई। 1920 के दशक की महान आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में यह वृद्धि दर प्रभावशाली थी। तो आपको इसी 1921-1951 के बीच में ही आपको क्या हुआ था कि आपको 1920 के दशक की महान आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में यह वृद्धि दर आपको प्रभावशाली था। अब देखिए चूँकि ये हुआ, अब आते हैं प्रावस्था को यहाँ पे 1951 से 1981 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि विस्फोट का जो आपको वो किस वर्ष को कहा जाता है? 1951 से 1981 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। यह देश में मृत्यु दर आपको तीव्र ह्रास और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ। औसत वार्षिक वृद्धि दर आपको 2.2% तक ऊँची रही। औसत वार्षिक वृद्धि दर आपको 2.2% तक ऊँची रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही वह अवधि थी जिसमें एक केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को आरंभ किया गया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही वह अवधि था जिसमें एक केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को आरंभ किया गया। अर्थव्यवस्था का देखिए आरंभ किया गया, तो अर्थव्यवस्था सुधरने लगी थी, जिससे अधिकांश लोगों के जीवन की दशाओं में सुधार सुनिश्चित हुआ। परिणामस्वरूप जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि उच्च और वृद्धि दर आपको उच्चतर हुई। इन सब के अतिरिक्त तिब्बतियों, बांग्लादेशियों, नेपालियों को देश में लाने वाले बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और यहाँ तक कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने भी उच्च वृद्धि दर में आपको योगदान दिया। अब यहाँ देखिए फिर देखिए 1951 से 1981 के दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो 1951 से 1981 दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। यह देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ। औसत वार्षिक वृद्धि दर जो थी आपको 2.2% तक ऊँची रही। औसत वार्षिक वृद्धि आपको 2.2% तक ऊँची
रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही वो अवधि थी जिसमें एक केंद्रीकृत नियोजन जिसमें एक केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक सांस्कृतिक वृद्धि उच्च और वृद्धि दर उच्चतर हुई। इन सब के अतिरिक्त लाने वाले बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय आते हैं। प्रावस्था यहाँ पर आपको ये कहता है कि देखिए 1981 के पश्चात वर्तमान तक देश की जनसंख्या वृद्धि वृद्धि दर यद्यपि ऊँची बनी रही, परंतु धीरे-धीरे मंद गति से घटने लगी। ऐसी जनसंख्या वृद्धि के लिए अशोधित जन्म दर की अधोमुखी प्रवृत्ति को उत्तरदायी माना जाता है। बदले में यह देश में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में सुधार से प्रभावित हुई है। 1981 के बाद मतलब अभी तक 2015 ये आपकी जो बुक है वो 2017-18 तक का ही 2015-17 तक का ही डाटा रखता है। 1981 के पश्चात वर्तमान तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर आपको यद्यपि ऊँची बनी रही, परंतु धीरे-धीरे मंद गति से घटने लगी। 1981 के बाद जो है वर्तमान तक देश की जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो आपको ऊँची थी, परंतु धीरे-धीरे मंद गति से घटने लगी। ऐसी जनसंख्या वृद्धि के लिए अशोधित जन्म दर की अधोमुखी प्रवृत्ति को उत्तरदायी माना जाता है। बदले में यह देश में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में सुधार को से प्रभावित हुई है। फिर आपके यहाँ पर है कि देश में आपको आगे यहाँ पर कि देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊँची है। देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी क्या है, ऊँची है और विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया है। देश में जनसंख्या की वृद्धि दर जो है आपको है वो अभी भी क्या ऊँची, देश में जनसंख्या की वृद्धि दर आपको अभी भी ऊँची और विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया। विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है कि 2025 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ को आपको स्पर्श करेगी। देखिए देश की जनसंख्या में वृद्धि दर अभी भी काफ़ी ऊँची और विश्व विकास रिपोर्ट में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक भारत की जो जनसंख्या है वो 135 करोड़ को छू लेगी। देखिए अब तक जो विश्लेषण किया उसमें ये दर्शाता है कि औसत वृद्धि दर को दर्शाता है, किंतु देश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वृद्धि दर में आपको विस्तृत भिन्नता पाई जाती है। देखिए यहाँ पर जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में देश में जो वृद्धि हुई है उसमें आपको बहुत सारी भिन्नताएँ हैं, बहुत सारी असमानता आपको देखने को मिलता है। अब देखिए जनसंख्या में वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताओं को हम देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि में अब क्षेत्रीय भिन्नताएँ मतलब किसी राज्य ऐसे हैं, किसी क्षेत्र ऐसा है कि कोई राज्य ऐसा है जहाँ पे जनसंख्या जो वृद्धि जो है वो बहुत ही कम हुआ या अब नहीं हुआ या स्थिर हुआ या आपको बहुत ज़्यादा हो गया है। 1951 से 2001 के दौरान भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जनसंख्या की वृद्धि दर सुस्पष्ट प्रतिरूप दर्शाती है। देखिए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुदुचेरी, गोवा जैसे राज्योों में निम्न वृद्धि दर पाई जाती है। देखिए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुदुचेरी और गोवा जैसे राज्यों में निम्न वृद्धि दर पाई जाती है जो दशक में 20% अधिक नहीं हो। मतलब इन राज्यों में केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में, पुदुचेरी और गोवा जैसे राज्यों में आपको जनसंख्या वृद्धि दर आपको निम्न होती है और इन सभी राज्यों में जो दशकीय वृद्धि दर हुई है वो आपको 20% से अधिक नहीं हुई है। केरल में आपको 9.4% न केवल इस वर्ग के राज्यों में बल्कि पूरे देश में भी न्यूनतम वृद्धि दर दर्ज की गई है। मतलब केरल की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो आपको न्यूनतम है पूरे देश में मात्र 9.4% है। तो केरल को 9.4% न केवल इस वर्ग के राज्यों में बल्कि पूरे देश में भी निम्नतम वृद्धि दर दर्ज की गई। देश को उत्तर पश्चिमी देश के उत्तर पश्चिम, उत्तरी और उत्तर मध्य भागों में पश्चिम से पूर्व स्थित राज्यों की एक सतत पेटी में दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा उच्च वृद्धि दर पाई जाती है। और देश के उत्तर पश्चिम, उत्तरी और उत्तर मध्य भागों में पश्चिम से पूर्व स्थित राज्यों की एक सतत पेटी में दक्षिण राज्यों की अपेक्षा उच्च वृद्धि दर पाई जाती है। इस पेटी के राज्य जैसे कि आपको गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में औसत वृद्धि दर 20 से 25% रही है। मतलब इन सभी राज्यों में क्या है कि आपको जैसे कि आपको गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ और झारखंड में औसत वृद्धि दर का आपको कितना है 20 से 25% के बीच में रही है। तो वर्ष 2001-2011 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले दशक 1991 से लेकर 2001 ईस्वी की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर आपको धीमी रही। तो वर्ष 2001 से लेकर 11
2011 के दौरान 2001 से 2011 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों आपको पिछले दशक मतलब 1991 से लेकर 2001 की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर आपको धीमी रही है। मतलब ये कहने का 2001 और 2011 में जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो आपको 1991 से लेकर 2001 में जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई है उससे आपको कम रही है। तो देखिए 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में इस प्रकार देखिए 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य आपको इस प्रकार है। तो 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपको है उत्तर प्रदेश पहला आपको है उत्तर प्रदेश आपको हो गया, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी आपको 1991 से 2001 की तुलना में 2001 और 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में दशकीय वृद्धि दर आपको प्रतिशत में कम रही। मतलब 1991 और 2001 तक इन सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जितनी आपको 1991 2001 तक आपको जनसंख्या वृद्धि दर रही उससे कम आपको 2001 से 2011 में आपको जनसंख्या वृद्धि दर रही। उत्तर प्रदेश पहला हो गया सबसे अधिक जनसंख्या वाला, दूसरा आपको महाराष्ट्र हो गया, तीसरा आपको बिहार हो गया, चौथा आपको पश्चिम बंगाल, पाँचवा आपको आंध्र प्रदेश और छठा मध्य प्रदेश हो गया। अब यहाँ देखिए चूँकि आंध्र प्रदेश में सबसे कम आंध्र प्रदेश आपको सबसे कम 3.5% जनसंख्या वृद्धि दर रही, जबकि महाराष्ट्र को सर्वाधिक 6.7% गिरावट थी। तमिलनाडु में 3.9%, पुडुचेरी में 7.1%, पिछले दशक की तुलना में 2011 में कुछ वृद्धि दर्ज की गई है। अब यहाँ देखिए चूँकि भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पक्ष इन किशोरों की वृद्धि है। इसके किशोरों की वृद्धि है। भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हुआ इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? इसके किशोरों की वृद्धि है। वर्तमान में किशोर अर्थात 10 से 19 वर्ष की आयु के जो देखिए 10 से 19 वर्ष की आयु के जो लोग होते हैं उनको हम किशोर बुलाते हैं। तो वर्तमान में जो किशोर अर्थात 10 से 19 वर्ष की आयु का जो वर्ग है उसका अंश आपको 20.9% है 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए 10 से 19 वर्ष की जो आयु के जो लोग उनका आपको जो है उनकी आपको कितना प्रतिशत 20.9% है 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसमें 52.7% किशोर और 27.3% किशोर यहाँ सम्मिलित है। मतलब इस 20.9% आपको कुल किशोर हैं आपको 2011 की जनगणना के अनुसार, मतलब 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की बच्चे को हम किशोर बोलते हैं। तो 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष के बच्चे को क्या बोलते हैं? किशोर बोलते हैं। इन किशोरों की संख्या पूरे भारत में 20.9% आपको है, इसमें से 52.7% 20.9% में से आपको क्या कि भारत की कुल जनसंख्या 20.9% आपको किशोर है, जिसमें से आपको 52.7% आपको किशोर है और 27.3% आपको किशोर यहाँ सम्मिलित है। मतलब कि ये कहीं 52.7% आपको लड़के हैं और आपको 27.3% आपको लड़कियाँ हैं। किशोर जनसंख्या यद्यपि देखिए किशोर जनसंख्या यद्यपि उच्च संभावनाओं से युक्त युवा जनसंख्या समझी जाती है। किशोर जनसंख्या जो आपको यद्यपि उच्च संभावनाओं से युक्त युवा जनसंख्या समझी जाती है। यदि उन्हें समुचित ढंग से मार्गदर्शित और दिशा निर्देशित ना किया जाए तो वे काफ़ी सुभेद नीलेवर भी होते हैं। जहाँ तक इन किशोरों का संबंध है समाज के समक्ष अनेक चुनौतियाँ जिनमें से कुछ विवाह की निम्न आयु, निरक्षरता, विशेषता स्त्री निरक्षरता, विद्यालय छात्र, विद्यालय छोड़ने वाले छात्र, स्कूल ड्रॉप आउट, पोषकों की निम्न ग्राह्यता, किशोरी माताओं में उच्च मातृ मृत्यु दर, किशोरी माता मतलब कम लड़कियों की कम उम्र में शादी जो होती है उसमें उच्च मातृ मृत्यु दर है और उच्च मातृ मृत्यु दर है। HIV एड्स के संक्रमण की उच्च दरें हैं। शारीरिक और मानसिक अपंगता है अथवा मंदता है। औषध दुरुपयोग और मदिरा सेवन, किशोर अपचार और अपराध करना इत्यादि है। इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने किशोर वर्गों को उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने की कुछ नीतियाँ बनाई है ताकि उनके गुणों का बेहतर मार्गदर्शन और उपयुक्त उपयोग किया जाए। राष्ट्रीय युवा नीति एक ऐसा उदाहरण है जिसे हमारे विशाल युवा और किशोर जनसंख्या के समग्र विकास की देखरेख हेतु अभिकल्पित किया गया है। देखिए राष्ट्रीय युवा नीति आपको इसके अंतर्गत ही आपको इन किशोर का विकास करने की सारी नीति तैयार किया गया है। देखिए राष्ट्रीय युवा नीति मतलब NYP नेशनल यंग पॉलिसी जो आपको 2014 के अनुसार देखिए फरवरी 2014 में आरंभ की गई थी। राष्ट्रीय युवा नीति आपको आरंभ किया गया था फरवरी 2014 में आपको आरंभ किया गया था, जो भारत के युवाओं के लिए समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रखती है। देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाने और उनके द्वारा भारत को राष्ट्रों के समूह अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 राष्ट्रीय युवा नीति 2014 जो आपको 15 से 29 वर्ष के आयु समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित करता है। राष्ट्रीय युवा नीति जो 2014 जो है वह 15 से 29 वर्ष के आयु समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित करता है। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई है। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई है, जिसका उद्देश्य देश भर में हो रही कौशल संबंधित गतिविधियों की एक रूपरेखा प्रदान करना है। साथ ही साथ इन सभी गतिविधियों को एक मानक के साथ बांधना तथा
विभिन्न कौशलों को इनके भाग के अनुसार जोड़ना आपको है। तो भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता की नई नीति बनाई है, जिसका उद्देश्य देश भर में हो रही कि कौशल से संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है। साथ ही साथ इन गतिविधियों को एक मानक के साथ बांधना तथा विभिन्न कौशलों को इनके एक भाग के अनुसार जोड़ना है। ऊपर की गई विवेचनाओं से वैसा प्रतीत होता है कि देश में दिक् और काल के संदर्भ में आपको जनसंख्या की वृद्धि दर में आपको व्यापक भिन्नता पाई जाती है, जो जनसंख्या की वृद्धि से संबंधित अनेक सामाजिक समस्याओं को उजागर करती है। फिर भी जनसंख्या की वृद्धि प्रतिरूपों को बेहतर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या के सामाजिक संगठन की पड़ताल की जाए। अब देखिए जनसंख्या का संगठन यहाँ देखिए जनसंख्या का संगठन देखिए संगठन यहाँ देखिए जनसंख्या संगठन संगठन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन एक सुस्पष्ट क्षेत्र है, देखिए जिसमें आयु एवं लिंग का विश्लेषण जनसंख्या संगठन के आप कुछ जनसंख्या संगठन के क्षेत्र के अंतर्गत आपको जिसमें आयु एवं लिंग का विशेषण, निवास का स्थान, मानव जातीय लक्षण, जनजातीय भाषाएं, जनजातियां, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा, व्यावसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन किया जाता है। इस खंड में ग्रामीण नगरीय विशेषताओं, भाषा, धर्म और व्यावसायिक प्रतिरूपों के संदर्भ में भारत की जनसंख्या के संगठन की विवेचना की जाती है। ये यहाँ पे देखिए ग्रामीण नगरीय संगठन यहाँ पे देखिए अपने निवास स्थान के अनुसार जनसंख्या का संगठन सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण सूचक है। जब देश की कुल जनसंख्या का 68.8% भाग गाँव में रहता है, देश की कुल जनसंख्या का 68.8% भाग गाँव में रहता है, तब यह और भी सार्थक हो जाता है। सन 2011 सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण सूचक है। जब देश की कुल जनसंख्या का 68.8% भाग गाँव में रहता है, देश की कुल जनसंख्या का 68.8% भाग गाँव में रहता है और यह सार्थक भी हो जाता है। देखिए चूँकि देश की कुल जितनी जनसंख्या है उसमें से आपको 68.8 माने 100% देश की कुल जनसंख्या में से 68.8% भाग जो है वो आपको गाँव में रहती है, मतलब लगभग 70% भाग जो लोग जो हैं वो गाँव में ही रहती है। आपके देखिए सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,867 गाँव हैं। तब देखिए सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल आपको 6,40,867 गाँव है, जिनमें से 5,97,608 मतलब कि 93.2% गाँव में बसे हुए लोग हैं। फिर भी पूरे देश में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण आपको समान नहीं है, मतलब किसी राज्य में गाँव बहुत अधिक संख्या में, तो किसी राज्य में आपको गाँव की संख्या बहुत ही कम है। बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। यहाँ ये क्वेश्चन बनेगा किस राज्यों में आपको ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है, तो बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। गोवा और महाराष्ट्र, देखिए गोवा और महाराष्ट्र राज्यों की कुल जनसंख्या का आधे से कुछ अधिक भाग गाँव में बसता है। तो गोवा और महाराष्ट्र राज्यों की कुल जनसंख्या का आधे से अधिक भाग आपको गाँव में बसता है। दूसरी ओर देखिए दादर और नगर हवेली 53.38% को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों का लघु अनुपात ही ग्रामीण जनसंख्या का है। दादर और नगर हवेली को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों का लघु अनुपात ही ग्रामीण जनसंख्या का है। मतलब दादर और नगर हवेली का 53.38% लोग गाँव में ही निवास करते हैं। गाँव का आकार भी काफ़ी हद तक भिन्न है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों, पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के रण में यह 200 व्यक्तियों से कम और केरल एवं महाराष्ट्र के कुछ भागों में यह 17,000 व्यक्तियों तक पाया जाता है। एक उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों आपको पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के रण में आपको व्यक्तियों की कुल संख्या 200 व्यक्ति से कम है, जबकि केरल एवं महाराष्ट्र के कुछ भागों में गाँव में कुल व्यक्तियों की संख्या 17,000 व्यक्ति तक पाया जाता है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या के वितरण के प्रतिरूप का संपूर्ण परीक्षण उजागर करता है कि अंतर्राज्य और अंतर्राज्यीय दोनों स्तरों पर नगरीकरण का सापेक्षिक परिमाण और ग्रामीण नगरीय प्रवास का विस्तार ग्रामीण जनसंख्या के सांद्रण को नियंत्रित करता है।
ग्रामीण जनसंख्या के विपरीत भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 31.16% काफ़ी 31.16% है, जो कि काफ़ी निम्न है, किंतु पिछले दशकों में वृद्धि की बहुत तीव्र दर को दर्शा रहा है। भारत में नगरीय जनसंख्या अनुपात कितना है? देखिए, भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात काफ़ी निम्न भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात काफ़ी निम्न है, मतलब 31.16% आपको है, किंतु पिछले दशकों में यह वृद्धि की बहुत तीव्र दर को दर्शा रहा है। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर आपको समृद्ध आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार के कारण तेजी से बढ़ी है। कुल जनसंख्या के भांति नगरीय जनसंख्या के वितरण में देश भर में विभिन्नता पाई जाती है। कुल जनसंख्या के भांति नगरीय जनसंख्या के वितरण में भी देश भर में आपको भिन्नताएं पाई जाती है, एक जैसा नहीं आपको है। लगभग सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में नगरीय जनसंख्या काफ़ी बढ़ी है। यह सामाजिक आर्थिक दशाओं के संदर्भ में नगरीय क्षेत्रों के विकास और ग्रामीण नगरीय प्रवास की बढ़ी हुई दर को दोनों को इंगित करता है। मतलब देखिए, नगरीय जनसंख्या बढ़ने का जो कारण आपको होता है क्या कि सभी नगरीय जनसंख्या काफ़ी बढ़ी है। यह सामाजिक आर्थिक दशाओं के संदर्भ में नगरीय क्षेत्रों के विकास और ग्रामीण नगरीय प्रवास की बढ़ी हुई दर दोनों को इंगित करता है। उत्तरी भारत के मैदानों में मुख्य सड़कों के मिलन बिंदु और रेलमार्गों से सटे हुए नगरीय क्षेत्र जैसे कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूर, मदुरै, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर, लुधियाना, जालंधर में आपको ग्रामीण नगरीय प्रवास सुस्पष्ट है। कृषि की दृष्टि से प्रगतिरुद्ध मध्य और निम्न गंगा के मैदानों, तेलंगाना, असिंचित पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्व के दूर दराज के पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों, प्रायद्वीपीय भारत के बाढ़ संभावित क्षेत्रों और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में नगरीकरण का स्तर आपको निम्न रहा है। इसके आपको देखिए भाषाई संगठन के बारे में आप देखिए, चूँकि भारत एक भाषाई विविधता की भूमि है। ग्रियर्सन के अनुसार भारत का भाषाई सर्वेक्षण 1903 से लेकर 1928 ईस्वी तक। देखिए, ग्रियर्सन के अनुसार देश में 179 भाषाएँ हैं। और 544 के लगभग आपको बोलियाँ थी। ग्रियर्सन के अनुसार कितना देश में कुल है, आपको 179 भाषाएँ हैं और 544 बोलियाँ हैं। आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषा अनुसूचित आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाएँ क्या अनुसूचित है और अनेक भाषाएँ आपको अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक। अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सबसे अधिक अर्थात सर्वाधिक है। लघुत्तम भाषा वर्ग देखिए, लघुत्तम भाषा वर्ग जो वो संस्कृत है। मतलब संस्कृत बोलने वालों की संख्या बहुत ही कम है। बोडो, मणिपुरी बोलने वालों की संख्या भी काफ़ी कम है, जो 11 जनगणना के अनुसार देखिए, यह देखा गया है कि देश में भाषाई प्रदेश की सीमाएँ सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं, बल्कि उसका अपने सीमांत प्रदेशों में क्रमिक विलय और अध्यारोपण होता है। अध्यारोपण मतलब वामत संच हो जाता है। और देखिए, भाषाई वर्गीकरण को यहाँ पर देखते हैं, भाषाई वर्गीकरण क्या होता है। देखिए, प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने पर 4 भाषा परिवारों से जुड़े हुए हैं, जिनमें उप परिवार, शाखा, परिवार वर्ग और इसे तय करके दूसरे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।